नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम चिराग पंचाल है। मैं एक सिंगर हूँ, एक म्यूज़िशियन हूँ, एक म्यूज़िक प्रोग्रामर हूँ और काफ़ी सारे कॉन्सर्ट्स में आप मुझे म्यूज़िक कंडक्ट करते हुए भी देखते हैं। एंड सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक नमस्कार एंटरटेनमेंट और माधुरी जी, जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हम म्यूज़िशियंस अपना पर्सपेक्टिव अबाउट म्यूज़िक, अबाउट आवर एक्सपीरियंसेस ऑडियंस के सामने रख सकें। तो इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत का ही माहौल था घर पे। मेरे पापा बहुत अच्छा गाया करते थे और मेरी मम्मी को भी म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्ट था। एक बहुत फ़नी इंसिडेंट है, मेरी मम्मी सबको कहा करती थी कि जब भी कोई टीवी पे गाना बजता था तो मैं किचन से कुछ डब्बे लेके आता था और आई यूज्ड टू प्ले इट लाइक अ तबला। तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि शायद इसके अंदर कुछ म्यूज़िकल जीन्स हैं। मैं गाया भी थोड़ा बहुत करता था उस एज में, तो मेरी मम्मी को लगा कि शायद इसे फॉर्मल ट्रेनिंग देंगे तो शायद ही विल डेवलप हिज स्किल्स। तब उन्होंने मुझे फॉर्मल ट्रेनिंग के लिए भेजा। उन्होंने मुझे वोकल्स और हारमोनियम दोनों सिखाना शुरू किया। तो दोनों ही साइमल्टेनियसली शुरू हुआ, तो आई हैड अ पैशन फॉर बोथ। तो गाना तो ऑब्वियसली बिल्ट इन था, क्योंकि गाने का एक मैं कह सकता हूँ कि 20% भगवान की देन होती है, जिसको 80% आपको आपकी मेहनत से आपको उसको तराशना होता है। हमारे सोसाइटी में तब गणपति फेस्टिवल्स जब पहले हुआ करते थे, उन दिनों की बात कर रहा हूँ मैं, शायद 20-30 साल पहले, तो काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ करते थे। आजकल तो बहुत कमर्शियल हो गया है सब कुछ, लेकिन तब एक बहुत अच्छी एक्साइटमेंट थी कि गणपति जी आ रहे हैं। 7 दिन का फंक्शन, हर एक दिन कोई ना कोई फंक्शन होता था सोसाइटी में। और एक दिन जो आखिरी दिन होता था, जो सबके लिए एक मेन अट्रैक्शन होता था, वो था ऑर्केस्ट्रा। तो वो ऑर्केस्ट्रा देखने हम लोग जाया करते थे। तो मेरी मम्मी एक बार उस ऑर्केस्ट्रा में पीछे मुझे लेके गई और बोला कि तू एक गाना गा। तो मैं बहुत डर गया कि इतने लोगों के सामने कैसे, कभी गाया नहीं था कभी। तो शी टोल्ड द ऑर्गेनाइजर ऑफ दैट पर्टिकुलर शो कि मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, तो आप इसको एक गाना गवा सकते हैं। तो उन्होंने भी मुझे इंट्रोड्यूस किया अपने बैंड में, और तब मैंने स्टेज पे, मुझे अभी भी याद है, हाफ पैंट पहन के मैं स्टेज पे मुझे चढ़ा दिया था और पहला गाना मैंने गाया था वो था बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है। शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी अंजाम, वो गाना मैंने गाया था स्टेज पे पहले। उसके बाद कई सालों बाद एक शो आया सारेगामा ऑन जी टीवी। तो मेरी मम्मी को काफ़ी लोगों ने कहा कि आपका बेटा इतना अच्छा गाता है तो आप इसको सारेगामा में क्यों नहीं भेजते। माई मॉम डिडंट नो व्हाट सारेगामा इज़। तो मेरी मम्मी ने पूछा कि ये क्या होता है सारेगामा। तो उन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छा रियलिटी शो है जिस पे काफ़ी अच्छे सिंगर्स आके पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत अच्छे गुणीजन जजेस होते हैं। तो फिर कहीं से पता चला कि ऑडिशन हो रही है, फिर ऑडिशन में गया, ऑडिशन में सिलेक्ट हुआ, आई वन द प्रिलिमिनरी राउंड्स, और उसके बाद मेगा फाइनल्स भी मैं जीता सारेगामा का। उस वक्त काफ़ी लंबी लंबी शूट्स चलते थे। मुझे याद है हम लोग सुबह 9-10 बजे सेट पे पहुंचते थे और शूट शुरू होता था शाम को 4-5 बजे। लेकिन उस वक्त दिमाग में एक ही चीज़ चलती रहती थी कि ये कंपटीशन है, इसको जीतना है, हमको हमारा बेस्ट देना है। तो वो टाइम एक तरह से और भी ज़्यादा लंबा लगने लगता था कि वो एक जो बेचैनी रहती थी पूरे दिन भर की, कब शुरू होगा, कब रिज़ल्ट आएगा, क्या होगा, ठीक से होगा या नहीं होगा, राउंड्स में जजेस क्या पूछेंगे। अच्छे अच्छे जजेस आया करते थे सारेगामा में तब। पंडित रविशंकर जी आते थे, पंडित जसराज जी आते थे, उषा मंगेशकर जी आती थी, यानी जस्ट टू नेम अ फ्यू। लेकिन काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े दिग्गज सिंगर्स आते थे। उनके सामने परफॉर्म करना, उनके सामने गाना, यही एक बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ हो जाती थी हमारे लिए। और उसमें प्रेशर भी होता था कि जीतना है, जीतना है, जीतना है। मेरे पापा बहुत छोटी उम्र में मुझे छोड़ के चले गए और आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट कि मेरा पहला शो भी मेरे पापा देख नहीं पाए। जैसे मैंने कहा, मेरे पापा बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन एक मेडिकल प्रोसीजर के दौरान उनका वोकल कॉर्ड ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से ही वॉज एबल टू स्पीक, लेकिन वो गा नहीं पाते थे। तो मैंने वो दिन देखे हैं जब वो एक
एक लाइन गाने के लिए जब शुरू करते थे तो वो खांस जाते थे, तो ही कुडंट कंप्लीट द लाइन। और उस वक्त मैंने उनकी आंखों में आंसू और वो दर्द देखा है कि एक अच्छा सिंगर अगर ना गा पाए तो क्या होता है। आई वॉज इन 7th स्टैंडर्ड। मैं 11 साल का था जब मेरे पापा की डेथ हो गई, और उसके बाद लाइफ वॉज वेरी डिफ़िकल्ट ऑब्वियसली, मेरे लिए, मेरी मम्मी के लिए। और मैं तो कहूँगा मुझसे ज़्यादा स्ट्रगल मेरी मम्मी ने किया है, क्योंकि आज जो कुछ भी मैं हूँ इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ माई मदर। क्योंकि एक तो इतना बड़ा ट्रॉमा कि योर हस्बैंड इज़ नो मोर विथ अ चाइल्ड, जो एक 10-11 साल का आपका बच्चा है और आपके पति इस दुनिया में नहीं है, वो एक ट्रॉमा, बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। और शी वॉज ऑल्सो एपिलेप्टिक, सो शी हैड हेल्थ इश्यूज़। तो ऐसे में एक बच्चे को अच्छी परवरिश देना, उसको अपने सही तरीके से उसको पढ़ाना, उसको अपने मकाम तक पहुंचाना, एक बहुत कठिन जिम्मेदारी होती है एक सिंगल मदर के लिए। बट माई मॉम रियली स्ट्रगल्ड एंड शी रियली brought me to where I am today. So I really owe all my success to my mother. मेरे माता पिता तो खैर अब इस दुनिया में नहीं हैं, बट आई एम श्योर वो जहाँ कहीं भी हैं, दे आर ब्लेसिंग मी एंड दे आर हैप्पी विथ वॉट एवर प्रोग्रेस आई हैव डन। हमारे म्यूजिशियंस में एक बहुत अच्छी कहावत है कि अगर आप अच्छी पढ़ाई करते तो आप अच्छे म्यूजिशियन नहीं होते। तो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। आई फिनिश्ड माई BCom, लेकिन आगे पढ़ना नहीं चाहता था, या फिर आई ऑलरेडी गॉट इनटू म्यूज़िक और ऑलरेडी मैं काम शुरू कर दिया था, मैंने काम करना। सारेगामा जीतने के बाद ऐसा डेफिनेटली लगा कि अब काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और कुछ तो आई भी। मैं कुछ बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर्स के साथ जुड़ गया, जो उस दौरान काफ़ी अच्छे स्टेज शोज़ करते थे। उनमें से अरविंद मेहता करके एक ऑर्गेनाइज़र हैं, जिन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया स्टेज फील्ड में। और उसके बाद काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, कौशिक कोठारी जी हैं, इनके साथ मैं जुड़ता गया और काफ़ी अच्छे अच्छे शोज़ करता गया। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं आनंद सहस्त्रबुद्धे, जो ख़ुद एक बहुत अच्छे म्यूज़िक कंडक्टर हैं, म्यूज़िक अरेंजर हैं। उनके साथ मैंने प्यारेलाल जी का एक कॉन्सर्ट किया था षणमुखानंदा हॉल में, और उसमें गाने के लिए सुदेश जी थे, सुदेश भोसले जी थे, कविता कृष्णमूर्ति जी थी, सुरेश वाडकर जी थे, और काफ़ी बड़े पैमाने पर वो शो था। लेकिन मेरे लिए वो शो ख़ास इसलिए था क्योंकि वो मेरा पहला इतना बड़ा कॉन्सर्ट था। उसके बाद आई यूज्ड टू सिंग एंड आई यूज्ड टू प्ले द कीबोर्ड्स ऑल्सो, लेकिन मैंने कंडक्टिंग उतना शुरू नहीं किया था तब। और एक वक्त आया जब मैं संजीवनी भेलांडे जी के साथ मैं काफ़ी शोज़ किया करता था। तो उनके एक शो में उनके म्यूज़िक कंडक्टर का कुछ इशू हुआ था, वो अवेलेबल नहीं थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम कंडक्ट करोगे? तो मैंने उनको कहा कि डेफिनेटली मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट। और म्यूज़िक कंडक्ट करने का जहाँ तक बात है म्यूज़िक कंडक्ट करने की, तो 25 म्यूजिशियंस को कंडक्ट करने का मेरा जो पहला एक्सपीरियंस है वो शुरू हुआ संजीवनी जी के थ्रू। बचपन से मैंने रफ़ी साहब को बहुत सुना है, तो डेफिनेटली उनका एक इन्फ्लुएंस बहुत रहा है मेरे ऊपर। बट काफ़ी सारे प्लेबैक सिंगर्स को सुन के काफ़ी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि हर एक का अपना एक अंदाज़ था, हर एक की अपनी एक गाने की शैली थी। रफ़ी साहब हैं, लता जी हैं, आशा जी हैं, मन्ना डे हैं, तलत महमूद साहब हैं, गुलाम अली जी हैं, सुरेश वाडकर जी हैं, जस्ट टू नेम अ फ्यू। लेकिन काफ़ी सारे सिंगर्स से आपको काफ़ी अलग अलग एलिमेंट्स सीखने को मिलते हैं। जो भी सिंगर है आज की तारीख में, जो भी म्यूज़िक सीखता है, जो भी अच्छा गाता है, हर कोई चाहता है कि वो प्लेबैक सिंगर बने। लेकिन ऐसे तो आप देखेंगे
तो आप कितने सारे सिंगर्स आपको मिल जाएंगे जो अच्छा गाते हैं, लेकिन ये थोड़ी बहुत एक डेस्टिनी की बात होती है, एक किस्मत की बात होती है, क्लिकिंग द राइट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम वाली बात होती है। तो मे बी थिंग्स जितना जितना इस फील्ड में मेरे लिए चीज़ें क्लिक हुई उतनी प्लेबैक सिंगिंग में शायद नहीं हुई, बट आई एम हैप्पी विद वॉट एवर आई हैव। कभी कभी एक दो सिंगर्स को सुन के ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो मैं गा सकता था, ऐसा लगता है डेफिनेटली, लेकिन कौन सा सिंगर है? ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा तो आई वुडंट लाइक टू टेक नेम्स, लेकिन हाँ डेफिनेटली ऐसा लगता है। इवन इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक डायरेक्शन अगर आप देखें कि भारत में गांव-गांव में इतने अच्छे अच्छे टैलेंट्स हैं, अच्छे सिंगर्स हैं, अच्छे म्यूज़िक क्रिएटर्स हैं, अच्छे म्यूजिशियंस हैं। सिर्फ सिंगिंग की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, म्यूज़िक की टोटलिटी की मैं बात करता हूँ। अच्छा म्यूज़िक बनाने वाले काफ़ी लोग हिंदुस्तान के कोने कोने में मौजूद हैं, होंगे, बट दे डोंट गेट द राइट अपॉर्चुनिटी। तो डेफिनेटली सबको लगता होगा कि अरे इससे अच्छा काम तो हम कर सकते हैं अगर हमारे पास वो फैसिलिटी होती या अपॉर्चुनिटी होती। इंटरनेट और म्यूज़िक ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है एक्चुअली, क्योंकि जिस ज़माने में हम लोग म्यूज़िक सीखा करते थे तब इंटरनेट इतना पॉपुलर था नहीं, इंटरनेट एक्चुअली था भी नहीं था उस वक्त। आजकल तो बिकॉज ऑफ इंटरनेट आप किसी भी साइट पर, काफ़ी सारी साइट्स हैं, आप सिर्फ यूट्यूब पे ही जाएं तो आपको इतने सारे वीडियोस मिलेंगे। आपको अगर गाना सीखना है, आपको कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, तो उनके पास काफ़ी लर्निंग मटेरियल इंटरनेट पे अवेलेबल है। दूसरी एक चीज़ ऐसी है कि इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से आर्टिस्ट आज एक शहर तक सीमित ना रहकर उसका रीच बहुत बढ़ गया है। यानी कि अगर बॉम्बे में एक अच्छा आर्टिस्ट है या किसी गांव में भी एक अच्छा आर्टिस्ट है, वो अगर अपना कंटेंट सोशल मीडिया पे डालता है तो आज अमेरिका में या किसी भी देश में बैठकर लोग उस आर्टिस्ट को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो हम लोग भी जब कभी कितनी बार अब्रॉड जाते हैं तो लोग एयरपोर्ट्स पे मिलते रहते हैं, कहीं मॉल्स में मिलते हैं, लोग कहते हैं कि अरे आपका वीडियो देखा, आपको हम देखते रहते हैं यूट्यूब पे, तो अच्छा लगता है। एंड उसकी वजह से काफ़ी एक इन अ वे पब्लिसिटी भी होती है आर्टिस्ट्स की, आर्टिस्ट का रीच बढ़ गया है। तो डेफिनेटली इंटरनेट ने बहुत अच्छा रेवोल्यूशन क्रिएट किया है म्यूज़िक के। पुराने गानों के रिमिक्स के बारे में मेरे दो ओपिनियंस हैं। पहला ये है कि आप पुराने गाने को किस तरह से उसको रिक्रिएट करते हो। उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो आप एक गाने को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दोगे, या तो उसका एक फ्लेवर समझकर, उस कॉम्पोजिशन की गहराई को समझकर उसको एक हल्का सा आज के दौर का टच देकर उसको जस्ट एक रिफ्रेश कर सकते हैं आप उसको। और दूसरा ये है कि आज की जनरेशन अगर आप देखें, जिनको मैं भी कई यंगस्टर्स को देखता हूँ, उनको ये भी नहीं पता होता कि लता जी कौन है, रफ़ी साहब कौन है। तो एक तरह से अगर वो ये गाने सुन रहे हैं, जो गाने रिक्रिएट करके, रिमिक्स करके आ रहे हैं, तो वो गाने आज की जनरेशन तक पहुंचाने का एक ज़रिया बन चुका है ये। तो इन अ वे इसकी एक अच्छी साइड भी है और एक बुरी साइड भी है। अच्छी साइड ये है कि उन कॉम्पोजिशंस को आज की जनरेशन भी सुनती है विथ अ न्यू साउंड, लेकिन बुरा तब लगता है कि आज की जनरेशन उस गाने को इस तरह से याद करती है कि गुलाबी आंखें ये तो फलाने सिंगर ने गाया है। दे डोंट नो कि गुलाबी आंखें रफ़ी साहब ने गाया है ओरिजिनली। बस ये बात अगर आज की जनरेशन तक पहुंच जाए कि हाँ, ये तो एक रिक्रिएटेड वर्जन है इस गाने का, लेकिन उस गाने को ओरिजिनली रफ़ी साहब ने गाया है या लता जी ने गाया है, बस ये चीज़ थोड़ी सी खटकती है। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी बहुत बार आज भी होती है, और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि वो एक इंडिकेशन है कि आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं और आप
अच्छा करना चाहते हो स्टेज पे, तो वो एक तरह से अच्छा भी है, लेकिन इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद, इतने सारे शोज़ करने के बाद उसको हैंडल कैसे करना है ये थोड़ा बहुत हमको आने लगा है। लेकिन एज एन आर्टिस्ट मैं कहूँगा कि आप किसी भी आर्टिस्ट को पूछ लीजिए, थोड़ी बहुत एंग्जाइटी तो आज भी होती है। लेकिन एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, एक शो में मैं गा रहा था मधुबन में राधिका नाचे रे। मैं बचपन से ये गाना गाते आ रहा हूँ। उस वक्त पता नहीं क्या हुआ, मैं पूरे गाने का अंतरा भूल गया। डोलत छम छम कामनी आ, आ, डोलत छम छम कामनी। तो ये जैसे ही मैंने शुरू किया, आई गॉट ब्लैंक, और शायद मैंने थोड़ी बहुत ट्यून भी चेंज कर दी थी, लिरिक्स भी चेंज कर दिए जो मुझे उस वक्त सूझे। तो वो मैंने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके कर दिया था, जो लोगों को भी इतना समझ में नहीं आया। बट मैं जानता था कि मैं उस वक्त ब्लैंक, अच्छा खासा ब्लैंक हो गया था उस वक्त। मैं नॉर्मली फिर क्या करने लगा कि हर एक शो के पहले प्रीवियस डे जो होता है, तो अगले दिन हमको क्या गाना है या बजाना है, तो मैं गाने सुनने का एक मैंने ट्रेंड शुरू किया कि अगले दिन अगर ये गाने गाने हैं या बजाने हैं या कंडक्ट करने हैं, तो वो गाने मैं प्रीवियस डे काफ़ी बार सुनता हूँ। तो एक सबकॉन्शियसली एक रजिस्टर हो जाता है दिमाग में कि हाँ चलो ये गाना एक रिवीजन जिसको हम कहते हैं, एक रिवीजन हो जाती है। तो वो उसके बाद तो खैर कभी ऐसा हुआ नहीं। मुझे लगता है कि चाहे आप एक सिंगर हो या म्यूज़िशियन हो या म्यूज़िक रिलेटेड कुछ भी करते हो, आपको ज़िंदगी भर एक स्टूडेंट ही रहना है। जो भी म्यूज़िक में अपना करियर करना चाहते हैं उनको मैं एक ही बात करूँगा कि ज़िंदगी भर जस्ट बी अ स्टूडेंट। आप जितना म्यूज़िक सीखेंगे सुनेंगे उतना कम है। इंसान जितना ग्राउंडेड होगा उतना उसको माँ सरस्वती ब्लेस करेगी। एक अच्छा आर्टिस्ट होने से पहले आपको एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने आपके लिए कुछ किया है इनिशियल स्टेजेस में, तो उसको भूलिएगा नहीं, उन लोगों को याद रखिएगा जिन्होंने आपके स्ट्रगलिंग पीरियड में आपका साथ दिया है। देखिए, मेरा ये मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि हर पुराना गाना अच्छा था और हर नया गाना बुरा है। तो नए गाने आज भी अच्छे, कुछ गाने अच्छे बन रहे हैं, अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शंकर एहसान लॉय हैं, अजय अतुल हैं, प्रीतम जी हैं। काफ़ी अच्छा म्यूज़िक आज भी हो रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पुराना म्यूज़िक ही अच्छा था या आज का म्यूज़िक उतना अच्छा नहीं है। यस, बट आजकल जैसे पुराने उस दौर में क्या होता था कि आप अगर 100 गानों की एक लिस्ट बनाएं तो उसमें से 90 गाने अच्छे हुआ करते थे। आज अगर आप एक लिस्ट बनाएं तो उसमें से शायद आपको 20-25 गाने अच्छे लगेंगे, या 20-25 गाने ऐसे होंगे जो आप ज़िंदगी भर याद रखें, या आप उनको 3-4 साल बाद भी सुनना पसंद करें। एक फिल्म आई थी अग्निपथ, जिसका म्यूज़िक अजय अतुल जी ने किया है। मर जाऊं या जी लूं जरा। वाह, सुपर प्रभु, सुपर आप चिराग। यहाँ कैसे? बस आ ही गया, गाना गा दिया, इतना अच्छा गाना। एंड हैव फाउंड चिराग टू बी द मोस्ट सिंसियर म्यूजिशियंस। एंड उसके ऐसा कंडक्टिंग स्टेज पे मैंने बहुत रेयरली इतने सालों में देखा है। सो यस, गॉड ब्लेस हिम। ओके, यस, चल, गॉड ब्लेस मैन। थैंक यू सो गुड मच। गोइंग। चल, सी यू, बाय। यस। फ्यूचर प्लान्स तो ये हैं कि अच्छा म्यूज़िक करना है, अच्छा काम करना है, अच्छा म्यूज़िक लोगों तक पहुंचाना है, वाइल कीपिंग द एसेंस ऑफ ओरिजिनल वर्क। अपनी भी कुछ क्रिएटिविटी लोगों के सामने पेश करनी है जो लोग पसंद कर सकें। हाल ही में वी हैव टीम्ड अप टुगेदर टू फॉर्म अ बैंड कॉल्ड फिंगर स्नैप्स। एक मिनट, अनुपम जी आइए ना जरा। अरे क्या हुआ, इतनी तारीफ कर दी, और क्या चाहिए अभी? अरे नहीं बाबा, बैंड के बारे में बात करना है। कौन सा बैंड है? अपना बैंड फिंगर स्नैप्स। ओ, फिंगर हाँ, स्नैप्स। फिंगर स्नैप्स। सो फिंगर स्नैप्स का ऐसा है, एक मिनट चिराग, हाँ, सिर्फ हम लोग 2 लोग नहीं है, ओ। और जो मेन आदमी है या जो भी होगी, शैलजा जी जो है, आप ही बुला लो उनको, नहीं तो अपने तो बैंड बजेगी। यस, शैलजा जी हाँ, प्लीज बुला ही लो। आ जाइए। आइए, नमस्ते।
नमस्ते, व्हाट आर यू डूइंग हियर? अरे मैं मेरे दोस्त को मिलने आया। इसका आपको इंटरव्यू चल रहा है। एक मिनट आप पहले बैठ जाइए आइए, यहाँ पे। अरे मेरा कॉफी गिर जाएगा, आप बैठ जाइए पहले। मेरा कॉफी आइए। ये अनुपम जी के दिमाग का और शैलजा जी के दिमाग का एक थॉट था कि एक ऐसा बैंड बनाए जिसमें अरे हम नहीं ये भी है। अरे नहीं, वो खुद तो के बारे में पहले पता है ना, वो बोलता नहीं है कभी। नहीं, तो वी ऑल टीम्ड अप बिकॉज वी शेयर अ गुड म्यूजिकल बॉन्ड। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बैंड बनाया जाए और जो अपनी क्रिएटिविटी है कुछ गानों में एक्सपेरिमेंट करके वो लोगों तक पहुंचाई जाए। तो दैट्स हाउ वी फॉर्म दिस बैंड कॉल्ड फिंगर स्नैप्स। Finger Snaps, we started off with a thought process कि कुछ नए गाने को recreate करके we wanted to present in front of all of us, the new generation and everyone. So yeah, we're trying to do something different and we're happy that people are loving whatever we tried to present in front of all of you all. So yeah, looking forward to many more shows with Finger Snaps. I think we should give them a थोड़ा A सा snap? sample. Yeah, why not? Please help me keeping this there. Please. अपन एक गाना सुनाई देते हैं फिंगर स्नैप्स बिल्कुल का बिल्कुल बिल्कुल। दिल चाहता है कभी ना बीते चमकीले दिन, हो दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन, दिन दिन भर हो प्यारी बातें, झूमे शामें गाए रातें, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा, हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ, दिल चाहता है कभी न बीते चमकीले दिन, हो दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन, झगमगाते हैं झिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते, जगमगाते हैं झिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते, ओ Oh, that was a nice moment. काफ़ी लोग हैं जो रेगुलरली शोज़ देखने आते हैं। कई बार लोग स्टेज पर शो ख़त्म होने के बाद मिलते भी हैं, और बोलते हैं कि हम आपके शो में आते हैं रेगुलरली, लेकिन मुझे उनका अनफॉर्चुनेटली नाम भी नहीं पता होता। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये कुछ चेहरे हैं जो हर शो में आते रहते हैं, काफ़ी दूर से आते हैं। अगर शोज़ वेस्टर्न सबर्ब्स में हैं तो थाना, डोंबिवली, कल्याण से लोग आते हैं देखने के लिए। मैं यूएस से काफ़ी गया हूँ, तो एंड इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर टू परफॉर्म इन द यूएस, क्योंकि पुराने गाने को, अच्छे म्यूज़िक को आज भी लोग वहाँ पे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अपने देश में तो खैर तारीफ़ होती ही है, लोग प्यार से सुनते ही हैं, लेकिन जब आप अपने देश से दूर कहीं परफॉर्म करें और वहाँ पे आपको जब पीपल मेक यू फील दैट यू आर इन योर ओन कंट्री, तो वो एक काफ़ी स्पेशल मोमेंट होता है। फाइनल वर्ड्स, बस आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखिए, आते रहिए हमारे शोज़ के लिए। प्लीज़ डू कम फॉर आवर कॉन्सर्ट्स एंड एन्जॉय गुड म्यूज़िक। अच्छे आर्टिस्ट को, अच्छे म्यूज़िक को अप्रिशिएट कीजिए। विदाउट अ गुड ऑडियंस आर्टिस्ट भी कुछ नहीं है। जिस तरह से आपको अच्छे आर्टिस्ट्स की ज़रूरत है, हमें भी अच्छे ऑडियंसेस की ज़रूरत है। तो इसी तरह से आपका प्यार, आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी।